वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। वेदी दंपति ने अपने बेटों की ओर देखा, फिर अदिति एक कदम आगे बढ़ी ताकि उन्हें शांत करा सके। हर्ष, हम। वह रुक गई जब हर्ष ने एक कदम पीछे ले लिया। हर्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से बहुत निराशा हुई है। मुझे नहीं पता कि आपने नीना से ऐसी बातें क्यों कही, लेकिन वह हमारे परिवार का हिस्सा रही है। इतना कहकर हर्ष तेजी से बाहर चला गया। सब उसे बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखते रह गए। वेदी दंपति ने गहरी सांस ली और उनकी आंखें उनके सबसे बड़े बेटे की ओर मुड़ी। अर्णव, माँ। इस बार सौरभ ने गुस्से में अपने माता पिता का सामना करते हुए हड़बड़ाया। उसने अपने हाथ कसकर मुट्ठियों में भींच लिए और दांत पीसे। आपने वादा किया था। सौरभ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? सौरभ की आवाज गूंज उठी। हालांकि वह खुद भी अनिश्चित था, जिसने उसे सबसे ज्यादा नाराज किया। क्या यह बात थी कि उन्होंने उन्हें नहीं बताया, या कि वे नीना और पायल को दूर भेज रहे थे, या यह कि जिन लोगों को वे सबसे ज्यादा मानते थे उन्होंने ही उन्हें निराश किया? मुझसे बात मत करो, मैं आप दोनों से नफरत करता हूं, सौरभ ने बचकाना तरीके से कहा और भाग गया। सौरभ को सीढ़ियों की ओर भागते देख अदिति ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबा लिया। दूसरी ओर चंदन गहरी निराशा में डूब गया। जब दंपति ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा तो उनमें अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं उनसे बात करूंगा, बस इतना ही अर्णव ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अर्णव तुरंत उस दिशा में चल दिया जिधर हर्ष गया था। भले ही इससे अर्णव को निराशा हुई, लेकिन वह सबसे बड़ा था। जब उसके दोनों भाई पहले ही भड़क उठे थे तो वह केवल अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दे सकता था। अदिति। चंदन ने तेजी से अपनी पत्नी को सहारा दिया जब वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी थी। उसे ऊपर देखते हुए वह मुस्कुरा भी नहीं पाया। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। चंदन। कैसे? सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, उसने उसे आश्वासन दिया, यह जानते हुए कि उनके बच्चों का मतलब वह नहीं था जो उन्होंने कहा। उनके लड़कों ने केवल इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वे गुस्से में थे, लेकिन फिर भी चंदन को उनसे आदमी से आदमी की तरह बात करनी थी। आखिरकार हर्ष अब काफी बड़ा हो गया था और सौरभ अभी भी छोटा हो सकता है, लेकिन वह उस उम्र में था जहां वह दुविधा को समझ सकता था। यह कहकर चंदन ने उसे वापस उनके कमरे में जाने में मदद की। इस बिंदु पर हेमंत प्रोफेसर सिंह को बाहर छोड़ने के बाद वापस आ चुका था। जैसे ही उसने दरवाजे पर भारी तनाव महसूस किया, उसकी भौहों के बीच तुरंत गहरी लकीरें आ गईं। जब उसकी आंखें चंदन और अदिति पर पड़ी तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। यह ठीक नहीं लग रहा है, उसने खुद से बड़बड़ाया और उसके कदम धीमे हो गए। मेरे जाने के छोटे से समय में क्या हुआ? हेमंत सहज रूप से अपनी आंखें दंपति की पीठ से दूसरे कोने की ओर ले गया जहां बटलर जनार्दन और पायल खड़े थे। बटलर जनार्दन अप्रसन्न दिख रहे थे जबकि वह पायल की अभिव्यक्ति को नहीं भांप सका। पायल बिना हिले डुले अपनी ट्रे पकड़े अपने माता पिता को घूर रही थी। बटलर जनार्दन। हेमंत चुपचाप उन दोनों के पास पहुंचा। क्या हुआ? बटलर जनार्दन ने धीरे धीरे हेमंत पर अपनी नजरें टिकाईं और अपने होंठों को एक पतली रेखा में दबा लिया। वह हेमंत को बताने वाला था कि वह पायल को वापस पुस्तकालय या उसके कमरे में जाने में मदद करेगा, लेकिन पायल पहले ही बोल पड़ी। बटलर जनार्दन, मैं अब नाश्ता अपने कमरे में ले जाती हूँ। यह कहने के बाद पायल बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। हेमंत और बटलर जनार्दन ने उसकी छोटी आकृति पर अपनी आंखें टिकाए रखी। जब वह काफी दूर चली गई तो बटलर जनार्दन ने हेमंत की ओर रुख किया। सर हेमंत, छोटे मास्टरों को कुमारी नीना के जाने के बारे में पता चला। हेमंत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या अदिति ने चंदन को बिना बताए उन्हें बताया? उसने पूछा और बटलर जनार्दन ने सिर हिलाया। तो फिर किसने? हेमंत की आवाज धीमी हो गई क्योंकि उसने तुरंत पता लगा लिया कि लड़कों को कैसे पता चला। उसका चेहरा गहरा हो गया और उसका जबड़ा कस गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने बटलर जनार्दन की आंखों में भी वही नाराजगी पकड़ी। बटलर जनार्दन हमेशा मुस्कुराते रहते थे और शुरू से ही एक गर्मजोशी वाले व्यक्ति थे। यह पहली बार था जब हेमंत ने बटलर जनार्दन को इतना चिढ़ और निराश देखा। सर हेमंत, कुमारी पायल अपनी चाची के साथ सौदे के बारे में आपसे और सर चंदन से बात करने वाली थी। उसने सोचा कि वह अपनी चाची को सौदा स्थगित करने के लिए मना सकती है क्योंकि छोटे मास्टर अर्णव और तीसरे छोटे मास्टर को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत थी, जबकि दूसरे छोटे मास्टर अपने अगले खेल की तैयारी कर रहे थे। बटलर जनार्दन ने समझाया, फिर भी वह काम कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था अगर चीजें इतनी जल्दी हाथ से नहीं निकली होती। लेकिन अफसोस, कुमारी नीना ने अपने भाइयों को पहले ही बता दिया था। वह कल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वह इतनी बड़ी गड़बड़ी करने में सक्षम हो गई। हेमंत ने फुसफुसाया। यह बहुत ज्यादा इत्तेफाक है।
उसे दूर भेजना ही सही था। हेमंत जानता था, नीना के संकेत सिर्फ मासूमियत और अनभिज्ञता से निकलने वाले बच्चे के शब्द नहीं थे। पायल के विपरीत, जो अपने भाइयों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त विचारशील थी, नीना का कार्य ठीक विपरीत था। वह बच्ची केवल अपने बारे में सोच रही थी, उसने यह भी नहीं सोचा कि यह अदिति और चंदन को कैसे प्रभावित करेगा, जिन्होंने उसमें अच्छाई देखने का विकल्प चुना था। सर हेमंत, छोटे मास्टर सर चंदन और मैडम अदिति से बहुत नाराज है, बटलर जनार्दन ने चिंता जताई, क्योंकि इस समय यही सबसे महत्वपूर्ण था। हेमंत ने बटलर जनार्दन की ओर अपनी आंखें वापस मोड़ी और सिर हिलाया। चिंता मत करो बटलर जनार्दन, वे लड़के आखिरकार इसके साथ ठीक हो जाएंगे। मैं पहले चंदन और अदिति से बात करने जाता हूँ। उसने बटलर जनार्दन को मुस्कुराते हुए अपनी ओर देखा और फिर जहां अदिति और चंदन थे उधर चल दिया। नीना आखिरकार उस हाथ पर दांत दिखा रही थी जिसने उसे पाला और देखभाल की। अगर नीना की योजना दंपति को दोषी महसूस कराना और उनके बच्चों को शांत करने के लिए जयश्री को दुश्मन बनाना था, तो हेमंत इसकी अनुमति नहीं देगा। हेमंत ने अपने पूरे जीवन में परिवार की रक्षा की थी, इस हद तक कि वह अपना खुद का परिवार शुरू करने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। इसलिए वह किसी बाहरी व्यक्ति को पूरे रोसवाल्ड और बेदी परिवार के दिल को नियंत्रित करने की अनुमति कैसे दे सकता था, सिर्फ इसलिए कि वह उस जीवन का स्वाद लेने के लिए भाग्यशाली थी जिसका वह केवल सपना देख सकती थी। इस बीच नीना अपने होठों पर एक धूर्त मुस्कान के साथ बिस्तर पर बैठी थी। वह पूरे समय नहीं रुकी थी, लेकिन उसने सौरभ और हर्ष की दुखद टिप्पणियां सुनी थी। हाँ, झूठ बोलने का यही नतीजा है। उसने अपनी बाहें क्रॉस की, हर्ष और सौरभ की प्रतिक्रिया से खुश होकर। नीना को अर्णव से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यही कारण था कि उसने हर्ष को देखने का फैसला किया और उसके सामने रोई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कुछ शब्दों को बदल दिया जो उसे भड़का सकते थे। हर्ष इसके जाल में फंस गया और सौरभ भी उस लहर पर सवार हो गया। इसके बारे में सोचते हुए वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। अचानक नीना ने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। उसके कंधे अकड़ गए क्योंकि उसकी मुस्कान बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह उसके माता पिता या उसके भाई हो सकते थे, इसलिए उसने एक तबाह चेहरा बनाया इससे पहले कि वह बेजान होकर दरवाजा खोलने के लिए खुद को घसीटा। उसके आश्चर्य के लिए बाहर का व्यक्ति वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। पायल। नीना ने सावधानी से अपनी आंखों के कोने से बचे हुए आंसू पोंछे और समय पर हिचकी ली। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल का चेहरा भावहीन था जबकि वह ट्रे ले जा रही थी। नीना की आंखें ट्रे पर पड़ी और मानसिक रूप से मुस्कुराई। क्या वह मुझे शांत करने के लिए नाश्ता लाई है? नीना। पायल की आवाज धीमी थी और किसी कारणवश उसके लहजे ने ही तापमान को गिरा दिया। जब नीना ने उसकी ओर आंखें उठाई तो उसका शरीर सहज रूप से अकड़ गया, जैसे कि उसने तत्काल खतरा महसूस कर लिया हो। यह खेल जो तुम खेल रही हो, पायल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। नीना ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया लेकिन फिर रुक गई। उसने अपने पैरों को स्थिर रखा और एक बहादुर रूप धारण किया। इसलिए पायल आखिरकार तब तक पास आ गई जब तक कि उनके बीच की ट्रे उनके पेट को छूने नहीं लगी। जब पायल आगे झुकी और उसके कान में फुसफुसाया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में डर की भावना रेंग गई। पायल की आवाज और भी शांत थी, लेकिन उसने उसमें लिपटी खून की प्यास महसूस की। उद्धरण चिन्ह ... यह ऐसा खेल नहीं है जिसे तुम खेलना चाहोगी। तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा फिर से करो और मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। पायल ने धीरे धीरे अपना सिर वापस खींच लिया। उसका स्वाभाविक रूप से प्यारा चेहरा उसकी आंखों में शीतलता और क्रूरता की तुलना में पीला पड़ गया। खुद को चेताया हुआ समझो नीना रस्तोगी, यह पहली और आखिरी बार है जब तुम इस परिवार को छूने वाली हो। अपनी बात कहने के बाद पायल मुड़ी और तेजी से चली गई। नीना, जो जम गई थी, उसने अपनी गर्दन के कड़े होने तक अपनी सांस रोक रखी थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को एक कसकर मुट्ठी में भींच लिया जब तक कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद नहीं हो गए। दरवाजे को घूरते हुए उसने अपने दांत भींचे और उसे जोर से बंद कर दिया। रस्तोगी, नीना ने तिरस्कार किया, उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? नीना अपने बिस्तर पर दौड़ी और अपनी चीख को दबाने के लिए तकिए में अपना चेहरा गाड़ लिया। जब वह पर्याप्त नहीं था तो उसने गुस्से में तकिए को मारा जबकि उसे पायल के रूप में कल्पना कर रही थी। मुझे पता था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रस्तोगी कहने की। मैं बेदी हूँ, अदिति और चंदन बेदी की इकलौती बेटी। उसने तब तक तकिए को मुक्का मारा जब तक कि वह हांफने और थकने नहीं लगी। यह तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। नीना ने तकिए को कसकर पकड़ा और अपने दांत पीसे। पायल ने जो कहा उससे वह डरी नहीं, बल्कि इससे वह और भी ज्यादा नाराज हो गई। पायल ने उसे जो रवैया दिखाया वह ऐसा था जिसे उसने नीना के क्षेत्र में कदम रखने के बाद से कभी नहीं दिखाया था। हाँ,
नीना से एक दुष्ट हंसी निकली क्योंकि उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण चमक कौंध गई। क्या उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मुझे दूर भेजा जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती? पायल रस्तोगी, तुम वो हो जिसे पहली जगह पर यहां नहीं होना चाहिए था। अगर तुम नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। उसके दिल में नफरत के बीज की जड़ें धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर लिपट गईं। जल्द ही मैं यहां वापस आऊंगी जब मैं तुम्हारे असली रंग उजागर कर दूंगी। तारांकन तारांकन तारांकन। जब पायल अपने कमरे में पहुंची तो उसकी अब नाश्ते का आनंद लेने की भूख नहीं थी। इसके बजाय वह एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने पालतू जानवरों के पास बैठ गई। उसके मूड को भांपते हुए टियाना उछली और उसके गाल पर उतरी इससे पहले कि वह उसके सिर के ऊपर उछल गई। पायल ने ऊपर देखा, लेकिन उसका ध्यान चुन्नू ने चुरा लिया जब उसने उसकी उंगलियों को सहलाया इससे पहले कि वह उसकी गोद में लेट गया। चुन्नू और टियाना उसे जो गर्मी दे रहे थे उससे उसकी आंखें नर्म पड़ गईं। पिंजरे में अज्ञात कृंतक पर अपनी आंखें घुमाते हुए उसने खाना बंद कर दिया और बस उसे देखने लगा। चंदन ने उसे जो पालतू जानवर दिया था उसने पूरे दिन खाना बंद नहीं किया। वह हमेशा कुछ न कुछ चबा रहा था और इससे उसका आकार भी समझ में आता था। लेकिन अब वह रुक गया। मैं ठीक हूं, पायल ने धीरे से मुस्कुराया जबकि लापरवाही से चुन्नू के फर को रगड़ रही थी। मैं बस परेशान हूं। वह बच्ची कुछ और है और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे पता है कि वह और भी बदतर होती जाएगी। चाहे बेदी उसे प्यार करे या नफरत, नीना तब तक शांत नहीं होगी जब तक पायल दुखी न हो जाए। पायल ने सोचा कि अगर उसने परिवार में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो नीना थोड़ा शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। अब पायल को यकीन था कि नीना ने उनके पहले जीवन में जो कुछ भी कहा था वह सच के सिवा और कुछ नहीं था। नीना को तभी शांति मिलेगी जब पायल मर जाएगी। मुझे उससे नफरत है, उसने फुसफुसाया। मेरे पिछले जीवन में और अब भी। नफरत एक ऐसी चीज थी जिसे पायल इस जीवन में पोषित नहीं करना चाहती थी। उसने देखा था कि कैसे बदला, नफरत और गुस्से ने लोगों को बर्बाद कर दिया, खासकर अपने जीवन के आखिरी महीनों तक जेल में रहने के बाद। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ये चीजें उसके दिल में जड़ें जमा ले, भले ही उसके साथ कुछ भी हुआ हो। लेकिन नीना इसे करना मुश्किल बना रही थी। पायल ने आह भरी और सिर हिलाया, जिससे उसके पालतू जानवरों को उसके दिल की आग को ठीक करने दिया। ऐसे समय में मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मेरे भाइयों को भी कभी उसके असली रंग पता चले। अतीत की एक झलक। नीना 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 ने जल्दी में आए आवाज की ओर अपना सिर मोड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह देख पाती कि वह कौन था, एक हाथ ने उसे पहले ही पकड़ लिया। वह आदमी के स्पर्श से डर गई, ऊपर देखा केवल अपनी भौहें सिकोड़ने के लिए। बड़े भाई। नीना का कंधा थोड़ा आराम से हुआ, लेकिन फिर वह घबरा गई। वह वर्तमान में अपने निजी विला के गेट के बाहर थी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाह उसकी पकड़ से खींच ली और भौहें सिकोड़ी। अपने बड़े भाई को घूरते हुए एक समय का सुंदर और सक्षम सीईओ चला गया था क्योंकि वह गंदा और अस्त व्यस्त दिख रहा था। अर्णव अपनी लंबी दाढ़ी के कारण बूढ़ा भी दिख रहा था। बड़े भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीना ने नाराजगी में फुसफुसाया क्योंकि उसने गेट्स की ओर वापस देखा। मेरे पति पहले से ही अंदर है और उनके कुछ दोस्त भी। तुम्हें यहाँ देखा नहीं जा सकता। नीना। अर्णव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन नीना ने सहज रूप से उसका हाथ दूर कर दिया। नीना। बड़े भाई, तुम क्या चाहते हो? उसने चुपचाप पूछा, भले ही आसपास कोई नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि उसे क्या चाहिए, तो उसने जल्दी से अपना बटुआ निकाला और कुछ बिल निकाले, उन्हें मोड़कर और फिर उसे सौंप दिया। लो बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अब समय कठिन है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ देखा नहीं जा सकता। अर्णव ने उसके हाथ में कुछ बिलों को घूरा और धीरे धीरे अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं। उसके दिल को उसकी आंखों में देखकर कड़वाहट महसूस हुई, जैसे कि वह बस उसे दूर भेजना चाहती थी। क्या यही वह बहन थी जिसे वह जानता था? नीना, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया, उसने समझाया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सौरभ और मुझे कुछ सबूत मिले हैं जो पायल के मामले को फिर से खोल सकते हैं। हमें लगता है कि वह निर्दोष है और हम वास्तव में उसे नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर नीना की आंखों पर पाला पड़ गया। तुमने क्या कहा? नीना, कृपया। तुम पायल को जानती हो। बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? नीना दहाड़ उठी क्योंकि उसने अपने हाथ में बिलों को कुचल दिया। क्या तुम्हें पता है कि बेदी परिवार के साथ जो हुआ उसके कारण मैं कपूर परिवार में किस तरह की स्थिति में हूँ? नीना, मुझे पता है। लेकिन अगर हम अपनी बहन को निर्दोष साबित कर सकते हैं। तुम दयनीय हो। नीना फुसफुसाई, अर्णव को चौंकाते हुए। भाई, मैं पहले ही भाग्यशाली हूं कि बेदी परिवार के साथ जो आपदा आए उसके बावजूद कपूर परिवार ने मुझे बाहर नहीं निकाला। इसके अलावा मैं जानती हूं कि वह निर्दोष है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं उसकी मदद नहीं कर रही हूं, मेरी लाश पर। नीना ने उस पर बिल फेंक दिए और कहा, दफा हो जाओ और मुझे फिर कभी परेशान मत करना। अगली बार मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी और तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल दूंगी।
वह मुड़ी और अपनी बाह पर अल्कोहल छिड़का जैसे कि उसके द्वारा छुआ जाना गोबर छूने जैसा था। यह देखकर अर्णव का दिल डूब गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा था और नीना अब कैसे व्यवहार कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर परिवार से शादी करने में सक्षम थी और बेदी परिवार पर आए आपदा से प्रभावित नहीं हुई थी। नीना। अर्णव की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसके दिल में पछतावा उमड़ पड़ा। उन्हें हमेशा नीना के लिए अफसोस होता था क्योंकि पायल अक्सर उसकी चीजें चुरा लेती थी या उस पर अपना गुस्सा निकालती थी। यही कारण था कि उसे अधिक ध्यान देना और उसके प्रति अत्यधिक दयालु होना उनके लिए पायल के कार्यों के लिए माफी व्यक्त करने का तरीका था। नतीजतन पायल ने सोचा कि वे नीना को उससे ज्यादा चाहते हैं। हालांकि पायल पूरी तरह से गलत नहीं थी क्योंकि किसी तरह उन्होंने आखिरकार उसे नजरअंदाज कर दिया। अब यह सब देखने के बाद अर्णव को उन सभी चीजों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया जो नीना ने पायल पर लगाए थे। उनमें से कौन सी सच्चाई थी? क्या तुम वास्तव में ऐसी ही हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग को लिखूं या फिर आपके लिए कोई और नई कहानी का प्लॉट रूपांतरित करूं?